तो आज से हम लोग इस चैनल के ऊपर एक नई एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है एडवेंचरस हु डिड नॉट बिलीव इन ह्यूमैनिटी के पहले एपिसोड को। इसीलिए बिना देरी के इस एनिमे के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कहानी बताने वाला भाई हम लोगों को बताता है कि इस जगह को बुलबुलैया के एक शहर के नाम से जाना जाता है और ये शहर खतरों और मौकों से भरा पड़ा है और यहाँ पर हर दिन जवान लोग अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते हैं जिंदा रहने के लिए। और फिर उसके बाद हमारी कहानी का हीरो हमारे सामने आता है और बोलता है मेरा नाम निक है और मैं एक मशहूर एडवेंचर ग्रुप से हूँ जिसका नाम है काउंटलेस बैटल आर्ट्स और किस्मत से मेरे पास एक सुंदर गर्लफ्रेंड भी है और मेरा मकसद है कि मैं अपने ग्रुप में ए रैंक का एडवेंचर बनूं। और फिर उसके बाद निक के सामने एक बंदा आता है जो निक से बोलता है कि तुम इस ग्रुप के अब और ज्यादा हिस्सा नहीं हो। और निक हमें बताता है कि ये बंदा आर्गस है और ये निक के लिए उसके फादर की तरह है, लेकिन इस बंदे ने निक को उसकी पार्टी से बाहर निकाल दिया है। और यह बात जैसे निक की गर्लफ्रेंड को पता चलती है, निक की गर्लफ्रेंड भी निक का काट देती है और उसे अकेला छोड़ देती है। लेकिन निक को इन सभी चीजों की समझ आती है कि निक उससे पहले एक आइडल ग्रुप का ओटाकू बन जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग निक को बारिश के बीच में उदास बैठा हुआ देखते हैं और निक बारिश के बीच में बैठा हुआ उन्हीं सब बातों को सोच रहा होता है जो आर्गस ने उससे बोली होती हैं। आर्गस निक से बोलता है निक तुम्हारा माइंडसेट एडवेंचर के लिए फिट नहीं बैठता है। मैंने तुम्हें अपनी पार्टी के अंदर लिया और तुम्हें बड़ा किया जब तुम एक छोटे बच्चे थे, लेकिन तुम्हें अब देखने से ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो लेकिन कुछ कर नहीं पाते हो। निक आर्गस से कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन आर्गस उसे बीच में रोक देता है और उससे बोलता है हमारी बातें खत्म हो गई हैं, अब तुम खुद के भरोसे पर जियोगे, तुम कहीं और जाओ जाकर जियो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर उसके बाद सिंसिप ब्रोकर अभी पर चला आता है। निक बोलता है आर्गस मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से सम्मान दिया था। और फिर उसके थोड़ी देर बाद निक के पास एक लड़की आती है जो निक से बोलती है तुम तो काफी ज्यादा उदास हो। निक अपना सर उठाकर उस लड़की की तरफ देखता है और उसे हाथ से जाने का इशारा करता है और वो लड़की बोलती है क्या ये मुझे कोई गली का कुत्ता समझ रहा है जो यहाँ से जाने का इशारा कर रहा है। वो लड़की निक को अपने कॉन्सर्ट की टिकट देती है और उससे बोलती है मैं एक आइडल के तौर पर काम करती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी काफी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ एक अच्छी आइडल बनने के लिए। और एक आइडल का काम होता है लोगों को इंकरेज और चीयर करना। और फिर उसके बाद वो लड़की निक को अपने कॉन्सर्ट की टिकट देती है और वहाँ से भागते हुए चली जाती है और बोलती है मिस्टर गली के कुत्ते मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पर जरूर ये देखने आओगे। और फिर उसके बाद वो लड़की वहाँ से चले जाती है। निक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुमसे कहा कि मैं वहाँ पर नहीं आऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद निक उस टिकट को बड़े गौर से देखता है और फिर इसी तरह से निक एक आइडल का ओटाकू बन जाता है। और निक वहाँ से जाते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा चीजें भी खरीद लेता है आइडल के सीरीज की। और फिर उसके बाद निक अपने कमरे में चला आता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे ये सब चीजें करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी ही। और फिर उसके अगले दिन निक एक पार्टी को ढूंढने के लिए एक गिल्ड में जाता है। फिर उसके बाद निक उस गिल्ड के अंदर जाता है और एक बंदे से टीम अप करने की कोशिश करता है, लेकिन निक उस बंदे के साथ टीम अप नहीं कर पाता है और निक को बार बार आर्गस की बात याद आ रही होती है कि निक एक एडवेंचर बनने के लिए फिट नहीं बैठता है। और फिर उसके बाद निक वहीं पर नौटंकी करने लग जाता है, लेकिन एक बंदा उस दूसरे बंदे के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे। और वो बंदा उस बंदे के साथ टीम अप करके वहाँ से चला जाता है। और फिर निक बोलता है अब मैं खुद के अलावा किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो गिल्ड बंद हो जाता है, लेकिन निक किसी के साथ भी टीम अप नहीं कर पाता है। और फिर उसके बाद हम लोग निक को एक बार के अंदर बैठा हुआ देखते हैं और निक वहाँ पर अकेले बैठा हुआ दलिया खा रहा होता है, लेकिन निक को उस दलिया का टेस्ट काफी ज्यादा गंदा लग रहा होता है। और क्योंकि निक एक बार के अंदर बैठा होता है इसीलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं और वो सभी खुश होते हैं। और निक उन सभी लोगों की तरफ देखकर अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अब इन लोगों की तरह हंस नहीं सकता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद निक के पास एक वेटर आती है जो निक से बोलती है कि आपको ये टेबल किसी और लोगों के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी। और फिर इसी तरह निक के साथ टेबल के ऊपर 3 लोग और बैठ जाते हैं और यही चारों हम लोगों के मेन हीरो हैं। और निक की राइट वाली चेयर के ऊपर एक लड़की बैठी होती है जो कि एक मेज होती है। एक बंदा उस लड़की के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस बंदे को घूर कर देखती है जिससे उस बंदे की फट जाती है और वो बंदा वहाँ से स्यू करके वापस निकल जाता है। निक उस लड़की के क्रिस्टल जेम की तरफ देखता है और बोलता है इसकी महंगाई काफी ज्यादा होगी। और फिर उसके बाद निक उस लड़की के कपड़ों की तरफ देखता है और बोलता है ये पक्का किसी बड़ी फैमिली से होगी और इसे अच्छे से बड़ा किया गया होगा। और फिर निक आगे बोलता है लगता है कि ये अपने घर से भाग आई है, लेकिन इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई मेज है। लेकिन जब निक उस लड़की की आंखों की तरफ देखता है तब वो बोलता है लेकिन शायद से ये लड़की एक असैसिन भी हो सकती है। और फिर उसके बाद निक की नजर उसके सामने बैठे हुए एक प्रिस्ट के ऊपर जाती है जो कि फुल टल्ली होता है। निक उस प्रिस्ट के बारे में बोलता है इस प्रिस्ट ने सिर्फ चढ़ाई नहीं रखी है बल्कि ये 2 लड़कियों के साथ भी बैठा है, शायद से ये किसी कैबिनेट क्लब से हो सकता है। और इसने काफी ज्यादा कॉस्मेटिक पहन रखी है, लेकिन इसने किसी चर्च का मेडल नहीं पहन रखा है या फिर इस प्रिस्ट को चर्च से बाहर फेंक दिया गया है। और फिर उसके बाद निक की नजर अपनी लेफ्ट वाली चेयर के ऊपर जाती है। उस चेयर के ऊपर एक ड्रैगन काइंड बैठा होता है, यानी कि वो लड़की एक ब्रीड है ड्रैगन और इंसान की। और निक उस ड्रैगन काइंड के बारे में बोलते हुए बोलता है शायद से लड़की किसी पुराने बैटल की सोल्जर होगी, लेकिन अब इसके चेहरे को दिखने से ऐसा लगता है कि ये बस एक नॉर्मल से जानवर है जो कि परेशान है। और फिर उसके बाद उन चारों को उनकी बियर मिल जाती है और निक इस आखिरी बियर को आर्गस के नाम पर पीता है और मेरी सुंदर गर्लफ्रेंड के नाम पर, और ये 3 चारों जो मेरे सामने उदास आत्मा बैठे इन सभी के नाम पर। और फिर उसके बाद निक इसी तरह से ज्ञान फैलता जाता है। निक बोलता है एडवेंचर होने का क्या मतलब है, दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास करने का क्या मतलब होता है, और इस दुनिया के अंदर दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास करना सिर्फ एक फैंटेसी होती है। और
फिर निक आगे बोलता है आर्गस शायद से सही था, मैं एक एडवेंचर बनने के लिए लायक नहीं हूँ। और फिर उसके बाद निक उस बियर को एक ही सांस में गटक जाता है और फिर उसके बाद वो चारों अपने बियर के गिलास को एक साथ टेबल के ऊपर मारते हैं और एक साथ बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इन इंसानों के ऊपर दोबारा से विश्वास करूं। जिससे वो चारों अपना सर हैरानी से ऊपर उठाते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को उस लड़की मेज की कहानी बताई जाती है कि उसका किस तरह से काटा गया था। और फिर उसके बाद वो लड़की अपनी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी बड़ा लाइटनिंग अटैक करती है। उसके लाइटनिंग अटैक को देखकर दो लोग उस लड़की के पास आते हैं और उसकी तारीफ करती है। वो लड़की उन दोनों लोगों से बोलती है मैंने मैजिक को अपनी लाइफ में इसलिए नहीं सीखा ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। और फिर उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है मैंने मैजिक को इसलिए सीखा है ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। उस लड़की का टीचर उस लड़की को रोकता है और उसकी तारीफ करता है और उससे बोलता है कि वो लड़की बिना किसी दिक्कत के नेचुरली काफी ज्यादा एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है और तुम ही हमारी एकेडमी की पूरी शान हो। वो लड़की अपने टीचर को वो करती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। और फिर वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है मैजिक आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, मैजिक को स्टडी करना बिल्कुल ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करने जैसा होता है। और फिर उसके बाद वो लड़की एक होटल के अंदर आती है और एलेक्स नाम के लड़के को ढूंढती है। लेकिन जब वो लड़की ऊपर जाकर देखती है तब एलेक्स किसी और लड़की के साथ बैठा होता है। और फिर उसके बाद वो लड़की एलेक्स के पास बैठ जाती है और एलेक्स से बोलती है कि मास्टर ने मेरा लाइटनिंग अटैक देखा और उन्हें वो काफी ज्यादा खुश लगा और उन्होंने कहा कि मैं 1 साल का गैप स्किप कर सकती हूँ ताकि मैं जल्दी ग्रेजुएट हो सकूं। लेकिन एलेक्स उस लड़की की बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। एलेक्स के बगल में जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे। वो लड़की एलेक्स से पूछती है तुम्हारे बगल वाली लड़की कौन है। वो लड़की बताती है कि मैं लीने हूँ, डेलकोट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। वो लड़की लीने से बोलती है तुम्हारी फैमिली पहले मर्चेंट हुआ करती थी। एलेक्स उस लड़की से बोलता है क्या तुम इस तरह से बात करना बंद करोगी। और तभी लीने भी बोलती है कि इस लड़की ने जरूर टीचर को सेड्यूस किया होगा ज्यादा नंबर पाने के लिए और अच्छे से ग्रेजुएट होने के लिए। ये सुन के वो लड़की उन दोनों से बोलती है तुम लोग सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं बल्कि एकेडमी की भी बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन तभी एलेक्स उस लड़की का नाम लेते हुए उसके ऊपर चिल्लाता है और बोलता है टियाना बस बहुत हुआ। और इस लड़की का नाम टियाना इसलिए हम अब से इसे टियाना बोलेंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि टियाना एलेक्स के फियांसे है। एलेक्स टियाना से बोलता है टियाना क्या तुम जानते हो कि मुझे कितना दुख होता है जबकि मेरे फियांसे एकेडमी के अंदर मुझसे ज्यादा अच्छे नंबर लाती है और तुम हमेशा ये कहते थे कि एलेक्स मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या मतलब इससे, क्या ये मेरी खातिर है, ये सब एक मजाक है। और फिर उसके बाद एलेक्स टियाना से बोलता है बस बहुत हुआ, अब मैं इसे और ज्यादा झेल नहीं सकता हूँ। और फिर एलेक्स इसी तरह से टियाना से अपना रिश्ता तोड़ लेता है। और फिर उसके बाद हम लोग टियाना को एकेडमी के अंदर देखते हैं और टियाना ने अपनी स्टडी पूरी कर ली है। और फिर उसके बाद टियाना अपनी स्टडी पूरी करने के बाद उस एकेडमी और उस शहर को छोड़ देती है। और फिर उसके बाद हम लोग टियाना को ट्रेन के अंदर देखते हैं और टियाना को एक तितली मिलती है और टियाना उस तितली को देखकर एलेक्स की बातें याद आने लगती है। एलेक्स टियाना से बोलता है तुम अपनी आंखों से किसे देखना चाहती हो। फिर उसके बाद टियाना शीशे में खुद को देखते हुए बोलती है शायद से मैं जिसे देखना चाहती हूँ वो मैं ही हूँ। फिर उसके बाद टियाना दूसरे शहर पहुंच जाती है और अपने लिए घर खरीदती है और हर जगह जॉब ढूंढने जाती है। लेकिन टियाना को कोई भी जॉब नहीं देता, कोई ना कोई बहाना देकर उसे वहाँ से हटा देते हैं। फिर उसके बाद टियाना चलते हुए बोलती है कोई भी जॉब ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। और फिर टियाना आगे चलते हुए जा रहे होते हैं लेकिन तभी उसके सामने एक पेपर आता है। टियाना उस पेपर को उठाकर देखती है तो वो पेपर एक रेसिंग ट्रैक का होता है यानी कि सट्टा लगाने वाला। फिर उसके बाद टियाना जाकर अपनी जिंदगी का पहला सट्टा लगाती है तो वो जीत जाती है। लेकिन फिर इसी तरह से टियाना को सट्टे की आदत लग जाती है और टियाना अपना सब कुछ सट्टे में खो देती है। और फिर उसके बाद टियाना के पास एक भी पैसा नहीं बचता, यहाँ तक कि उसके पास अपने घर का किराया देने के भी पैसे नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग टियाना को गिल्ड बोर्ड के सामने देखते हैं। एक बंदा टियाना के साथ टीम अप करने की कोशिश करता है लेकिन टियाना उसे अपनी कातिलाना नजरों से देखती है जिससे वो बंदा डर के वहाँ से भाग जाता है। और फिर टियाना बोलती है नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद टियाना अपने गालों को खींचकर स्माइल करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद एक बंदा टियाना को आवाज लगाता है लेकिन टियाना अपने उसी चेहरे के साथ उसके तरह मुड़ती है तो वो बंदा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर इसी तरह से टियाना उसी बार में आ गई जहाँ पर निक होता है। निक टियाना की कहानी सुनकर टियाना से बोलता है तुम्हारी कहानी तो बहुत ज्यादा दुख भरी है, तुम्हारे लवर ने तुम्हारा काट दिया। फिर उसके बाद निक उस प्रीस्ट से बोलता है प्रीस्ट अब आपकी बारी है। वो प्रीस्ट बताता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वो सिटी काफी ज्यादा फेमस होती है क्योंकि वो जगह मेडिसिन के लिए काफी ज्यादा फेमस है और उस जगह पर एक टेम्पल भी है जिसका नाम है गॉड ऑफ रिवोल्यूशन और मैं वहीं पर एक प्रीस्ट हुआ करता था। और फिर उसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की उस प्रीस्ट के लिए दवाइयां लेकर आती है और बोलती है जेम समा ये देखिए मैं आपके लिए जड़ी बूटियां ले आई। तो इस प्रीस्ट का नाम जेम है इसलिए अब से हम जेम बोलेंगे। जेम उस लड़की को थैंक यू बोलता है और उसे जड़ी बूटियों के बदले में थोड़ी से पैसे देता है और एक छोटी लड़की का नाम मिरेल होता है। और फिर उसके बाद हम लोग जेम को रात में देखते हैं। जेम अपने लिए रात में जड़ी बूटियां बना रहा होता है और तभी वहाँ पे मिरेल जेम के लिए जड़ी बूटियां लेकर आती है और जेम दोबारा से मिरेल को रिवॉर्ड के तौर पर कॉइन देता है। लेकिन मिरेल इस बार जेम के कॉइन लेने के बजाय उसका हाथ ही पकड़ लेती है और मिरेल उससे पूछती है जेम समा क्या आप मुझे पसंद करते हैं। जेम उससे बोलता है तुम हर दिन बिगड़ती जा रही हो। मिरेल बोलती अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब मैं एडल्ट बन गई हूँ लेकिन मुझे और बड़ा बनने के लिए एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। जेम मिरेल से बोलता है तुम्हारा थैंक यू लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और एक प्रीस्ट की कभी भी कोई लवर नहीं हो सकती है। जिससे मिरेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारी जड़ी बूटियां गिराकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाते हुए जेम को बेवकूफ बोलकर जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर सुबह हो जाती है और जेम एक लेडी का इलाज कर रहा होता है। वो लेडी जेम को बधाई देती है और उससे बोलती है मैंने सुना है कि आप चर्च में हाई प्रीस्ट बनने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चर्च से 2 गार्ड चले आते हैं जो कि जेम को पकड़ लेते हैं और उन गार्ड के साथ मिरेल भी होती है और वो काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है। जब मिरेल को इस तरह से देखता है तो उसे पूछने के लिए
लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो गार्ड जेम को रोक लेते हैं और फिर उसके बाद वो गार्ड जेम को पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी छोटी लड़की को पैसे देते हो ये सब गंदे काम करने के लिए। जेम उन लोगों से बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया और मिरेल भी यहाँ पर झूठ बोलने लग जाती है। मिरेल जेम से बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद मिरेल उन सारे कॉइन्स को वहीं पर फेंक देती है और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। और फिर उसके बाद जेम को गलत इल्जाम के ऊपर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद 3 महीने बाद उसे जेल से बाहर निकाला जाता है और जेम को गाँव से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया जाता है और गाँव का कोई भी इंसान जेम के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा होता है, बल्कि उल्टा जेम को गालियां देते हुए उसके ऊपर अंडे फेंकते और उसे ठरकी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जेम एक होटल में जाता है और जो लेडी वहाँ पर काम कर रही होती है उसके कमर में दर्द होता है और जेम उस लेडी से बोलता है क्या मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, और वो लेडी भी इसके लिए मान जाती है। और फिर उसके अगले सुबह हम उस लेडी को जेम के बिस्तर से बाहर निकलते हुए देखते हैं और फिर उसके बाद जेम भी उस बिस्तर से नीचे उतर आता है और वो लेडी जेम से पूछती है क्या तुम रात में अच्छे से सोए, तुम्हारी ट्रीटमेंट की वजह से मेरी कमर भी अच्छे से ठीक हो गई है। फिर उसके बाद वो लेडी जेम को खाने के लिए उसका ब्रेकफास्ट देती है और जेम ब्रेकफास्ट को करते हुए उस लेडी से बोलता है तुम्हारी कमर का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए खुद के ऊपर इतना जोर मत दो। और वो लेडी जेम से बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। लेकिन फिर वो लेडी आगे बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ से लिबरे सिटी जाना चाहिए और एक एडवेंचर बनना चाहिए, तुम्हें वहाँ पर कुछ नए दोस्त बनाने चाहिए और अपने लिए एक लवर भी ढूंढनी चाहिए। और फिर उसके बाद वो लेडी आगे बोलती एडवेंचर के तौर पर तुमने भी ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं और ना ही तुम कोई पापी हो। फिर उसके बाद वो लेडी अपने पास एक सूटकेस निकालती है जिसमें जेम के लिए कुछ कपड़े और कुछ नए इक्विपमेंट होते हैं। जेम उस लेडी से बोलता है मैं ये सब चीजें नहीं ले सकता हूँ। वो लेडी जेम से बोलती इसे मेरी तरफ से भेंट समझो जो मैंने मिस्टर प्रिस्ट को दी है। जेम उस लेडी से बोलता है अब मैं और ज्यादा प्रिस्ट नहीं हूँ। वो लेडी जेम को बताते ये बस वो चीजें हैं जो कोई बेवकूफ यहाँ पर फीस के बदले में छोड़ कर गए हैं। और फिर वो लेडी आखिर में जेम से बोलती कि प्लीज जिंदा रहना। और निक उस प्रिस्ट की कहानी सुनकर उससे बोलता है सबसे पहले तुम्हें एक लड़की ने धोखा दिया, फिर तुमने एक लड़की के साथ मजे किए और फिर तुम इसी तरह से दूसरी औरतों के साथ मजे करते जा रहे हो। जेम निक से बोलता है ये थोड़ा रूट तो है लेकिन ये सही है। टियाना उन दोनों से बोलती है कि सारे मर्द इसी तरह होते हैं। फिर उसके बाद जेम अपनी लाइफ का गोल बताता है। जेम बताता है कि मेरा मकसद डिमन किंग को मारना है। फिर उसके बाद निक उस ड्रैगन गर्ल से उसकी कहानी पूछता है, जैसे वो ड्रैगन गर्ल थोड़ा सा घबरा जाती है और रोते हुए बोलती एक मेरे चाहने वाले ने मुझसे वो सारी चीजें छीन ली जो मुझे पसंद थी। फिर उसके अगले सीन में निक एक सपना देख रहा होता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उसका चूतिया काट रही होती है और निक रोते हुए बोलता है नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और बोलता है कह दो कि ये सब झूठ है। लेकिन तभी निक की आंखें खुलती है और निक देखता है कि वो जमीन के ऊपर पड़ा और सो रहा है। और फिर उसके बाद निक उन्हीं 3 एडवेंचरर्स को देखता है जो उसके साथ उसी के कमरे में पड़े होते हैं। फिर उसके बाद निक अपने मन के अंदर सोचता है ये सारे लोग हैं कौन। फिर उसके बाद निक अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देता है तब उसे समझ में आ जाता है कि लोग वही हैं जिनके साथ कल उसने बियर पी थी। और फिर उसके बाद वो सारे लोग उठ जाते हैं और निक उन लोगों से बोलता है तुम लोग आखिर हो कौन, क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और तभी टियाना बीच में बोलती है कि मैं एक मेज हूँ और ये कमरा मेरा है। और फिर उसके बाद वो सारे लोग सॉरी बोलकर उस कमरे से जाने लग जाते हैं और तभी निक को उस आइडल की बात याद आती है और उन सारे लोगों को रोककर उन लोगों से बोलता है क्या यहाँ से जाना इसी तरह से ठीक रहेगा, क्या इससे हम लोगों की लाइफ बेटर हो जाएगी। हम लोगों ने अपने सारे पैसे अय्यासियों में खर्च किए हैं और यहाँ तक कि हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि कल हम लोगों के सर के ऊपर छत रहेगी या नहीं। हम लोग जिस काम को पसंद करते हैं हम लोग वो काम कर ही नहीं पाएंगे, क्या तुम सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद निक उन सभी लोगों से बोलता है हम लोग भले एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना कर सके लेकिन हम लोग एक पार्टी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद कहानी बताने वाला भाई बोलता है ये लोग आगे चलकर फ्यूचर में इस दुनिया को बचाएंगे लेकिन अभी नहीं, काफी टाइम है उसके लिए।